रीना और आशीष की गृहस्थी में अचानक तूफान आ गया था। दोनों की शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। आधुनिक जीवन की जरूरतें पूरी करने के चक्कर में दोनों ही बिना शादी के 40 साल पार कर चुके थे। पहले उच्च शिक्षा हासिल करने की धुन, फिर ऊंची नौकरी और फिर गुण दोषों की परख और अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के फेर में एक के बाद एक रिश्तों को ठुकराने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रीना के माता पिता, जो पहले अपनी इकलौती सर्वगुण संपन्न बेटी के गुणों और उसकी काबिलियत का बखान करते नहीं थकते थे, उसके 35 साल पार करते ही अब अचानक उसकी शादी को लेकर चिंतित हो उठे थे। बड़ी मुश्किल से गुण दोषों और सामाजिक स्तर का मिलान करके कुछ लड़कों को उन्होंने रीना से मिलने को तैयार भी कर लिया था, पर रीना पर तो एक दूसरी ही धुन सवार थी। रीना छूटते ही एक अजीब सा प्रश्न पूछ बैठती थी, आपको बच्चे पसंद हैं या नहीं? रीना को देखने आए ज्यादातर लड़के उसकी आशा के विपरीत बच्चों को पसंद तो करते ही थे, अपने परिवार के लिए उनका होना जरूरी भी मानते थे। मगर उनका यही जवाब रीना को भड़काने के लिए काफी होता था और रिश्ता बनने से पहले ही उसकी बेकार की आशंकाओं की भेंट चढ़ जाता था। इसी तरह 5 साल और गुजर गए और वो 40 की उम्र भी पार कर गई। आशीष से अपनी पहली मुलाकात उसे आज भी अच्छी तरह याद है। चुस्त दुरुस्त और काफी हैंडसम दिखने वाले आशीष को देखते ही वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी थी, पर ऊंची शिक्षा और बढ़िया नौकरी ने उसके आत्मविश्वास को घमंड की कगार तक पहुंचा दिया था। वैसे भी वो औरतों के अधिकारों के प्रति बेहद सजग थी। छुई मुई सी बनी रहने वाली लड़कियों से उसे बड़ी कोफ्त होती थी। इसीलिए आशीष को देखते ही उसने सवालों की झड़ी लगा दी थी। आशा है फोन पर बात करने से आपको मेरे बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, रीना अपने खास अंदाज में बोली थी। जी हाँ, आशीष उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोला था। रीना मन ही मन भुनभुना रही थी कि ऐसे घूर रहा है मानो कभी लड़की नहीं देखी हो, पर मुंह से कुछ नहीं बोली थी। आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहती हैं? चुप्पी आखिरकार आशीष ने ही तोड़ी थी। हाँ, क्यों नहीं? शायद आप जानना चाहें कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। जी हाँ, जरूर। तो सुनिए, मेरे कंधों पर ना तो पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ था और ना ही कोई दूसरी मजबूरी, पर अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है मैंने। जी हाँ, सब समझ गया मैं। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। आपके पापा जाने माने बिजनेसमैन हैं। फिर पारिवारिक समस्याओं का तो सवाल ही नहीं उठता। पर मैं इतना खुशहाल नहीं रहा। मेरे पिता की लंबी बीमारी के कारण और छोटे भाई और बहन के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी वगैरह के बीच इतना समय ही नहीं मिला कि मैं अपने बारे में कुछ सोच सकूं। चलिए, जब आपने खुद को मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार कर ही लिया है, तो आपने ये भी सोच लिया होगा कि आप अपनी होने वाली पत्नी में किन गुणों को देखना चाहेंगे। किसी खास गुण की चाह नहीं है मुझे। हाँ, ऐसी पत्नी की चाह जरूर है जो मुझे मेरी सभी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपना सके। ये कहते हुए आशीष भोलेपन से मुस्कुराया तो रीना उसे देखती ही रह गई थी। कोई ऐसा ही इंसान उसकी कल्पना लोक में भी था। आपके विचार जानकर खुशी हुई, पर आपको नहीं लगता कि जीवन साथ बिताने का फैसला लेने से पहले कुछ और बातों पर विस्तार से विचार करना जरूरी है? रीना कुछ संकुचित स्वर में बोली। मैं हर विषय पर विस्तार से बात करने को तैयार हूँ। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हम दोनों ने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, पर जब दो सफल इंसान एक ही छत के नीचे रहें, तो कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। शायद शायद नहीं, यही होता है। रीना झुंझला गई थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या आ सकती है जिसे हम दोनों मिलकर सुलझा न सके। सुनकर अच्छा लगा, पर शादी के बाद घर का काम कौन करेगा? हम दोनों मिलकर कर लेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि शादी के बाद पति पत्नी को समान जिम्मेदारियां और अधिकार मिलने चाहिए। आशीष ने जल्दी से जवाब दिया। और बच्चे? बच्चे? कौन से बच्चे? बनिए मत, बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। तो अब सोच लीजिए। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाने से तो समस्या हल नहीं हो जाएगी। मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं मैडम। आशीष नाटकीय अंदाज में बोलकर हंस पड़ा। तो सुनिए, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, या यूं कहिए कि मैं बच्चों से नफरत करती हूँ।
क्या कह रही हैं आप? उन भोले भाले मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन मासूमों की भोली सूरत पर मत जाइए। ये माता पिता के जीवन को कुछ इस तरह जकड़ लेते हैं कि उन्हें जीवन की हर अच्छी चीज को त्याग देना पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर फिर भी लोग संतान की कामना करते हैं। आशीष ने तर्क दिया। करते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी नौकरी के साथ आपके बच्चों के पालन पोषण का भार उठा सकूंगी। मुझे तो उनके नाम से ही झुरझुरी आने लगती है। आप बोलती रहिए, आपकी बातों में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, दोगुनी कमाई और दो सफल इंसान साथ रहें तो जीवन में आनंद ही आनंद है। पर मैंने अपनी कई दोस्तों को बच्चों के चक्कर में रोते बिलखते देखा है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि केवल इंसानों के बच्चे ही क्यों रोते हैं? मैंने जानवर या चिड़िया के बच्चों को कभी रोते नहीं देखा। रीना ने अपनी बात खत्म की। आप ठीक कहती हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर परिवार में बच्चे की जगह कोई तोता या कुत्ता तो नहीं ले सकता ना। तो फिर इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे आप? मैं एक समय में एक समस्या सुलझाने में विश्वास रखता हूँ। फिलहाल पहली समस्या शादी करने की है। फैसला ये करना है कि हम दोनों एक ही छत के नीचे साथ रह सकते हैं या नहीं। बच्चे जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी से इस झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? आशीष गंभीर स्वर में बोला। पर मेरे लिए ये सवाल बहुत जरूरी है। मैं किसी भी कीमत पर अपने करियर से, अपने भविष्य से समझौता नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि औरत के जीवन की सार्थकता केवल मां बनने में है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। अब वो समय तो रहा नहीं जब बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते थे। इसीलिए अगर आप शादी के बाद परिवार बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती तो मुझे कोई समस्या नहीं है। आशीष ने मानो फैसला सुना दिया। रीना कुछ देर चुप रही। कोई उसकी सारी शर्तों को मानकर उसे शादी के लिए हाँ कर देगा, वो भी इतनी उम्र बीत जाने के बाद? ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर भी उसके मन में एक अंदेशा बना हुआ था। आशीष सचमुच ऐसा ही है या सिर्फ दिखावा कर रहा है और शादी के बाद उसका कोई दूसरा ही रूप सामने आएगा? मगर कोई फैसला ना ले पाने की हालत ज्यादा देर तक नहीं रही। सच तो ये था कि उसकी शादी को लेकर घर में पसरा तनाव अब सारी हदें पार कर गया था। अपने लिए न सही, पर अपने माता पिता की खुशी के लिए वो शादी करने को तैयार हो गई थी। रीना की मां ममता जी और पिता प्रकाश जी बड़ी बेचैनी से रीना और आशीष के फैसले का इंतजार कर रहे थे। आशीष के माता पिता भी यही चाहते थे कि किसी तरह आशीष शादी के लिए हाँ कर दे तो वो चैन की सांस लें। जैसे ही आशीष और रीना ने शादी के लिए सहमति जताई तो घर में मानो नई जान पड़ गई। ममता जी तो रीना की शादी की आशा ही त्याग चुकी थी। उन्हें पहले तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, और जब हुआ तो वो रो पड़ी। ये तो खुशी के आंसू हैं। ममता जी झट आंसू पोंछकर मेहमानों के स्वागत में जुट गई थी। दोनों ही पक्ष जल्दी शादी के इच्छुक थे। पहले ही इतने सालों की देरी हो चुकी थी, अब एक दिन की देरी भी उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। हफ्ते भर के अंदर ही शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद रीना और आशीष जिस खुशनुमा हालत में थे, वैसा आमतौर पर किस्से कहानियों में ही होता होगा। हनीमून से लौटी रीना के चेहरे पर अनोखी चमक देखकर उसके माता पिता भी सुकून से भर उठे थे। मगर जीवन हमेशा सीधी राह पर तो नहीं चला करता। अचानक रीना की सेहत बिगड़ने लगी। वो बुझी सी रहने लगी। दूसरों को प्रेरित करने वाली ऊर्जा मानो खो सी गई थी। तबीयत सुधरती न देखकर आशीष उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब नए मेहमान के आने का शुभ समाचार सुनाया तो रीना का व्यवहार सबको परेशान कर देने वाला था। वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। डॉक्टर बड़ी कोशिश से उसे होश में लाई। होश में आते ही चीख चिल्लाकर रीना ने पूरा नर्सिंग होम सिर पर उठा लिया। आसपास के लोग डॉक्टर रमोला के कमरे की ओर कुछ इस तरह दौड़ आए मानो कोई अनहोनी घट गई हो। इस तरह परेशान होने से कोई भी समस्या हल नहीं होगी रीना जी। मैंने तो सोचा था कि आप ये शुभ समाचार सुनकर खुशी से फूली नहीं समाएंगी। खुद को संभालिए। मैंने ऐसे व्यवहार की आशा तो सपने में भी नहीं की थी। डॉक्टर रमोला रीना को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर रीना तो एक ही रट लगाई थी कि वो किसी भी कीमत पर इस अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती थी। माफ कीजिए, पर मैं आपको इस उम्र में गर्भपात की सलाह नहीं दूंगी।
मैं आपकी सलाह नहीं मांग रही, बहुत नम्रता से कहूँ तो अनुरोध कर रही हूँ। आपको दुगनी या तिगुनी फीस भी देने को तैयार हूँ। माफ कीजिए, मैं किसी भी कीमत पर ये काम कभी नहीं करूंगी और ना ही आपको गर्भपात करवाने की सलाह दूंगी। आप क्या समझती हैं कि शहर में कोई और डॉक्टर नहीं है? चलो कहीं और चलते हैं। रीना बड़े तैश में आशीष के साथ डॉक्टर रमोला के नर्सिंग होम से बाहर निकल गई। मेरे विचार से पहले घर चलते हैं, सोच समझकर फैसला करेंगे कि क्या और कैसे करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। कार में बैठते ही आशीष ने सुझाव दिया। मैं सब समझती हूँ, तुम सबकी मिली भगत है। तुम चाहते ही नहीं कि मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा सकूं। ये क्या कह रही हो रीना? लगता है 1 साल बाद भी तुम मुझे समझ नहीं सकी। मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है। मैंने तुम्हारे और अपने मम्मी पापा को इस बात की खबर दे दी है। कोई फैसला लेने से पहले उनकी सलाह जरूरी है। किससे पूछकर तुमने उनको खबर दी? मुझे तो लगता है कि डॉक्टर रमोला के कान भी तुमने ही भरे हैं। सब आदमी एक जैसे होते हैं। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी ग्रोथ से जलते हो, इसीलिए मेरी तरक्की की राह में रोड़े अटका रहे हो? रीना एक ही सांस में बोल गई। रीना का रोना धोना न जाने कब तक चलता, पर तभी उसकी मां ममता जी का फोन आ गया। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि वे जल्द ही पहुंच रही हैं, तब तक शांति से काम लो। रीना छटपटाकर रह गई। वो समझ गई कि इस मुसीबत से निकल पाना आसान नहीं होगा। दूसरे दिन सवेरे तक दोनों के मम्मी पापा आ गए। सबने एक मत से घोषणा कर दी कि कुदरत के इस वरदान को अभिशाप में बदलने का रीना को कोई हक नहीं। रीना मन महसूस कर रह गई, फिर भी उसने फैसला किया कि मौका मिलते ही वो इस मुसीबत से छुटकारा जरूर पालेगी। पर लाख चाहने पर भी रीना को मौका नहीं मिल पा रहा था। उसके और आशीष के माता पिता एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। उसकी मां ममता जी ने तो बच्चे को पालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की घोषणा भी कर दी थी। फिर भला आशीष की मां कब पीछे रहने वाली थी? उन्होंने भी अपने सहयोग का आश्वासन दे डाला। अब रीना बेचैनी से उस पल का इंतजार कर रही थी जब बच्चे के जन्म के साथ ही उसे इस शारीरिक और मानसिक यातना से छुटकारा मिलेगा। वो अक्सर आशीष से कहती कि औरत के साथ तो कुदरत ने भी पक्षपात किया है, तभी तो सारी परेशानियां औरत के ही हिस्से में आई हैं। समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ, सब कुछ ठीक ठाक निबट गया तो सबने राहत की सांस ली। बच्चे को गोद में लेते हुए ममता जी तो रो ही पड़ी। आज 35-36 साल बाद घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। कुदरत इतनी खुशी देगी, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वो भरे गले से बोली। ये तो बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वैसे ही तीखे नैन नक्श, वैसा ही रोबीला चेहरा। तुम लोगों ने इसका क्या नाम सोचा है? आशीष की मां बच्चे को दुलारते हुए बोली। आप लोग ही पालोगे इसे, नाम भी आप ही सोच लेना। ये कहते हुए आशीष ने बच्चे को गोद में लेकर ध्यान से देखा। रीना उत्सुकता से ये सब देख रही थी। वो बिस्तर पर बैठी थी। आशीष ने बच्चा उसके हाथों में दे दिया। बच्चे को हाथ में लेते ही रीना को लगा मानो उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने बच्चे की बंद आंखों पर उंगलियां फेरी, छोटे छोटे हाथों की उंगलियां खोलने की कोशिश की और नन्हे से तलवों को प्यार से सहलाया। रीना को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो इस मासूम नन्ही सी जान को खुद से दूर करने की बात सोच भी नहीं सकती। उसने बच्चे को कलेजे से लगा लिया और फिर उस कोमल मीठे स्पर्श सुख में भीगती चली गई, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो अपनी बेवकूफी पर हैरान थी कि इतने सालों तक वो दुनिया के सबसे बड़े सुख से दूर भागती रही। दूर खड़ा आशीष रीना के चेहरे के बदलते भावों को देखकर ही सब कुछ समझ गया था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था।